नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थानीय पवन को डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक न सिर्फ टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए बल्कि सामान्य अध्ययन और एनडीए सीडीएस जैसी डिफेंस परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जब आप जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है पवन, और पवन में एक उसका सब पार्ट होता है स्थानीय पवन। तो सबसे पहले हम लोगों को यही जानना है कि आखिर जो ये स्थानीय पवन होती हैं हम किसको कहेंगे स्थानीय पवन। तो स्थानीय पवनों को पढ़ने से पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। तो स्थानीय पवन उन पवनों को कहा जाता है जो कि प्रचलित पवनों के अलावा, यानी कि जो प्रचलित पवनें हैं उनके स्वभाव के अलावा अगर कोई पवन किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। तो इसको अगर जब परिभाषित करेंगे स्थानीय पवन को तो आप लिखेंगे कि प्रचलित पवनों के स्वभाव के विपरीत एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में प्रवाहित होने वाली या बहने वाली प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। कहने का मतलब है कि जो स्थानीय पवन होती हैं वो प्रचलित पवनों के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होती हैं। सामान्यतः जो पवनें हमेशा प्रवाहित होती हैं उसको हम लोग प्रचलित पवन कहते हैं। लेकिन अगर एक निश्चित क्षेत्र में कोई ऐसी पवन है जो सामान्य तौर पर प्रचलित पवनों के नेचर के अगेंस्ट होती है या उसके विपरीत होती है और वो कुछ समय के लिए ही प्रवाहित होती है, तो ऐसी पवनों को हम क्या कहते हैं, ऐसी पवनों को प्रचलित पवनें कहते हैं। अब आपसे यहाँ पर जो परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। पहला आपसे क्या पूछा जाएगा कि इन स्थानीय पवनों की प्रकृति कैसी है, यानी कि ये शुष्क हैं, गर्म हैं या ठंडी हैं। और दूसरा पूछा जाता है इनका प्रवाह क्षेत्र। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा और टफ बनाया जाए सवाल तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है इन पवनों का उस क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है, यानी कि इफ़ेक्ट होगा। और इसके प्रवाहित होने वाले क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा और उसके अलावा को उस पवन का नेचर कैसा है, शुष्क है, गर्म है या फिर ठंडी है। तो इसी तरीके से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। वन लाइनर सवाल भी होते हैं, जैसे सिमूम कहाँ प्रवाहित होती है, या इसके अलावा कई सारी प्रचलित पवनों के अलावा कई सारी स्थानीय पवनों को आपसे मैच करवाने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है, जिनमें से कुछ इजी होते हैं, आसानी से आपको याद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको आसानी से याद नहीं होते हैं। लेकिन एक या दो अगर आपको ईज़िली याद हैं तो वो एक दो को जब मैच करवाएंगे तो बाकी आपका मैच हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी स्थानीय पवनें हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल के रूप में। जैसे पहला है शिनूक। आपने ये नाम सुना होगा। शिनूक एक प्रकार की स्थानीय पवन है। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि शिनूक क्या है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि यह एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड्स है। अब यहाँ से जो शिनूक के बारे में पूछा जाता है, पहला कि इसका नेचर कैसा है, तो शिनूक जो है वो गर्म और शुष्क पवन होती है, गर्म और शुष्क पवन होती है।
पहला सवाल का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ होता है, तो ये रॉकीज पर्वत, नाम आपने सुना होगा, रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है। रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है। अब इसके अलावा अगर देखेंगे तो अगर कोई पवन गर्म है या शुष्क है तो निश्चित है कि जिस भी क्षेत्र में ये प्रवाहित होगी वहाँ का तापमान बढ़ाएगी, और जब तापमान को बढ़ाएगी तो अगर वहाँ पर पहले से मौजूद बर्फ़ हैं तो वो क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। और निश्चित रूप से कि जब बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ का जीवन यापन, रहन सहन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब कि शिनूक पवन जो है वो गर्म और शुष्क है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर ये प्रवाहित होती है। और इससे क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है कि बर्फ़ वहाँ की पिघल जाती है और जो चारागाह होते हैं पशुओं को चराने के लिए वो अच्छे से दिख पाते हैं और पशु वहाँ पर चारण कर पाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी पवन है उसका नाम है फॉन। शिनूक के बाद फॉन। अब फॉन कहाँ पर प्रवाहित होती है, पहले तो इसका नेचर देखेंगे तो फॉन भी कैसी है, गर्म और शुष्क पवन है। इसका भी नेचर कैसा है, गर्म और शुष्क है। अब इसके अगर हम लोग बात करें कि किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है स्विट्ज़रलैंड में। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर होगा, स्विट्ज़रलैंड के क्षेत्रों में फॉन प्रवाहित होती है। और इसका नेचर कैसा होगा, गर्म और शुष्क होगा। और ये पवन मुख्य रूप से किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए ज़्यादा लाभकारी होती है, तो आंसर आप लगाएंगे अंगूर की खेती के लिए। अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती है। अंगूर की खेती के लिए फॉन जो होती है वो काफ़ी लाभदायक होती है। इसके बाद है सिराको। सिराको कहाँ प्रवाहित होती है, इसका नेचर अगर देखेंगे तो गर्म और शुष्क इसको भी कहा जाता है। इसका भी नेचर कैसा होगा, गर्म और शुष्क होगा। और इसके अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल में इसका प्रवाह होता है, सहारा मरुस्थल में। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि अगर कोई पवन विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल जो कि सबसे गर्म बड़ा मरुस्थल है तो वहाँ से अगर कोई पवन प्रवाहित होगी तो इसके साथ धूल भी जाएगी, यानी कि धूल भरी आंधी के रूप में इसका प्रवाह होता है। तो इसको बहुत लिखने और समझने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्वियस है कि अगर कोई पवन सहारा मरुस्थल से होकर गुजरेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादा हमको धूल भरी आंधी जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है। तो सिराको कहाँ प्रवाहित होती है, सहारा मरुस्थल में। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ यूरोप के जो पार्ट्स हैं जैसे स्पेन है, इटली है, तो वहाँ पर भी इनका प्रवाह देखने को मिल जाता है। और इसी को हम लोग एक उपनाम देते हैं, वो होता है रक्त पवन। रक्त पवन किसको कहा जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सिराको को। अभी तक हम लोगों ने 3 पवनों के बारे में पढ़ा। पहला था शिनूक जो कि गर्म और शुष्क है, रॉकीज के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है, इसके आने से बर्फ़ पिघलती है और चारागाह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा फॉन जो कि गर्म और शुष्क है, स्विट्ज़रलैंड के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, अंगूर की खेती के लिए लाभदायक मानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका सिराको जो कि गर्म और शुष्क है, सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है और इस पवन को हम लोग रक्त पवन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है सिराको को। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सिराको को मिस्र में क्या कहा जाता है, तो इसी पवन को मिस्र में खमसिन कहा जाता है। इसी पवन को मिस्र में खमसिन कहा जाता है। इसके अलावा अगर लीबिया की बात करें, लीबिया में
स्थानीय रूप से इस पवन को हम लोग क्या कहते हैं, गिबली। गिबली। और इसके अलावा ट्यूनीशिया में इसको क्या कहते हैं, ट्यूनीशिया में इसी पवन को चिली कहा जाता है। और एक पवन है विली विली, जो कि कहाँ प्रवाहित होती है, ऑस्ट्रेलिया में। अभी हम लोग उसकी आगे बात करेंगे। तो सिराको पवन जो है वो गर्म और शुष्क है, सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। रक्त पवन के रूप में इसका रक्त पवन के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसके अलावा इसका अन्य कुछ उपनाम है, या कह सकते हैं स्थानीय नाम है। मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं, लीबिया में इसको गिबली कहते हैं, और ट्यूनीशिया में इसी पवन को चिली कहते हैं। अब इसके बाद अगला है सिमूम। सिमूम कहाँ पर प्रवाहित होती है, इसको आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट पवन की, तो उसका नाम है सिमूम। और सिमूम कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो वो अरब के मरुस्थल में प्रवाहित होती है, या अरब के रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे सिमूम कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिमूम का प्रवाह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपका है हरमट्टन। नेक्स्ट आपका है हरमट्टन। सिमूम कहाँ प्रवाहित होती है, सिमूम ये होता है अरब के रेगिस्तान में, और इसका भी नेचर कैसा हो जाता है, गर्म। अगला है हरमट्टन। हरमट्टन कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो ये सहारा मरुस्थल के या सहारा के गिनी तट के क्षेत्र में, गिनी तट के क्षेत्र में इसका प्रवाह देखने को मिलता है। और इसे एक उपनाम दिया जाता है, इस पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा हरमट्टन को कहते हैं। इसके बाद है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर कहाँ प्रवाहित होती है, ब्रिक फिल्डर जो पवन है, स्थानीय पवन, वो कहाँ पर प्रवाहित होती है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। और इसका जो नेचर होता है वो उष्ण और शुष्क होता है। उष्ण और शुष्क प्रकार की यह पवन होती है। इसके बाद अगर देखेंगे एक पवन होता है ब्लैक रोवर। ब्लैक रोवर। तो ब्लैक रोवर कहाँ प्रवाहित होती है, ये होती है उत्तरी अमेरिका में। ब्लैक रोवर कहाँ प्रवाहित होगी, उत्तरी अमेरिका में। और इसका नेचर कैसा होता है, गर्म और शुष्क होता है। इसका नेचर गर्म और शुष्क हो जाएगा। इसके बाद होता है नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर कहाँ होगी, उत्तरी न्यूजीलैंड में। और इसका नेचर भी कैसा होता है, उष्ण और शुष्क। तो यहाँ पर आप देखें सिमूम कहाँ प्रवाहित होती है, अरब के रेगिस्तान में। नेचर कैसा होगा, गर्म। हरमट्टन कहाँ प्रवाहित होती है, सहारा के गिनी तट के क्षेत्र में, जो गिनी देश है उसके आसपास में। इस पवन को हम क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रिक फिल्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है, उष्ण और शुष्क इसका नेचर होता है। ब्लैक रोवर कहाँ प्रवाहित होती है, उत्तरी अमेरिका में, गर्म और शुष्क इसका नेचर होता है। नॉर्वेस्टर कहाँ प्रवाहित होती है, उत्तरी न्यूजीलैंड में, और इसका भी नेचर कैसा होता है, उष्ण और
शुष्क आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अब बात करेंगे जोंडा की, तो जोंडा जो पवन है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रवाहित होती है। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये देश किस महाद्वीप के हैं? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये देश हैं, उरुग्वे और अर्जेंटीना। और यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली पवन है उसको हम लोग कहते हैं जोंडा। तो जोंडा पवन जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में, अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में जोंडा पवन प्रवाहित होती है। और इसमें अगर देखेंगे तो किस क्षेत्रों में चलती है? तो यहाँ पर एंडीज़ पर्वत होता है, एंडीज़ पर्वत के ढालों पर, एंडीज़ पर्वत के ढालों पर। और इसी से मिलता जुलता आपने देखा था एक पवन था शिनूक, जो कि कहाँ प्रवाहित होती है? रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर। अब जोंडा कहाँ प्रवाहित होती है? आपसे ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा एंडीज़ पर्वत के ढालों पर, अर्जेंटीना और उरुग्वे में इसका प्रवाह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका सेंटा एना। सेंटा एना, तो सेंटा एना का प्रवाह कहाँ होता है? तो कैलिफोर्निया के क्षेत्र में, कैलिफोर्निया में सेंटा एना, इसका प्रवाह कहाँ होता है? तो कैलिफोर्निया में। इसके बाद जो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल कैसी पवन है? तो आंसर आपका होगा कि यह एक ठंडी पवन है। मिस्ट्रल कैसी है? ठंडी पवन है। अब ठंडी पवन अगर किसी भी क्षेत्र में जाएगी तो उसके प्रभाव से जिस क्षेत्र में इसका प्रवाह होगा वहाँ पर जाके ये क्या कर देगी कि वहाँ के मौसम को ठंडा कर देती है। तो मिस्ट्रल कहाँ पर प्रवाहित होती है? मिस्ट्रल का नेचर कैसा है? ठंडी। और ये प्रवाहित कहाँ होती है? तो रोन नदी की घाटी में, रोन नदी की घाटी में। और ये रोन नदी कहाँ पर है? तो यूरोप में। और यूरोप में भी कहाँ? तो स्पेन और फ्रांस में, स्पेन और फ्रांस में इसका प्रभाव होता है या प्रवाह होता है। कौन सा पवन है? मिस्ट्रल है। मिस्ट्रल का नेचर कैसा है? ठंडा है। रोन नदी की घाटी में प्रवाहित होती है और स्पेन और फ्रांस में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है बोरा। बोरा पवन कहाँ प्रवाहित होती है? तो बोरा पवन जो है वो एड्रियाटिक सागर में, बोरा पवन एड्रियाटिक सागर, बोरा पवन का जो प्रभाव होता है या प्रवाह होता है वो कहाँ पर होता है? एड्रियाटिक सागर। और एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर देश की बात करेंगे तो इटली में और यूगोस्लोवाकिया में, इटली और यूगोस्लोवाकिया में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेचर की बात करेंगे तो यह एक शुष्क और ठंडी पवन होती है। कैसा होता है? शुष्क होती है और ठंडी पवन होती है, शुष्क और ठंडी पवन है। अब इसके बाद आपका बचता है कुछ अन्य पवनें, जिसमें ब्लीजर्ड एक महत्वपूर्ण पवन है। और अक्सर आप सुनते हैं कि सवाल आपसे पूछा जाता है कि ब्लीजर्ड कहाँ पर प्रवाहित होती है। तो ब्लीजर्ड को आप लिजर्ड से याद कर सकते हैं। लिजर्ड मतलब छिपकली है। और छिपकली कहाँ पर होती है? तो सामान्य तौर पर घरों की दीवारों पर ऊपर के क्षेत्रों में होती है। तो इसलिए हम लोग इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? ब्लीजर्ड। और ब्लीजर्ड कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। ब्लीजर्ड
कहाँ पर प्रवाहित होती हैं? तो ये ठंडे क्षेत्रों में, और ठंडे क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। कौन सी? ब्लीजर्ड। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका प्रवाह देखने को मिलता है। आंसर अब से, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पवन है, और विकल्प में आपको ब्लीजर्ड दिख जाए, तो आंसर आपका हो जाएगा ब्लीजर्ड। इसके बाद है इसमें जो ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आप इसमें कनाडा का भी क्षेत्र शामिल कर लेंगे, कुछ क्षेत्र इसमें यूएसए का भी शामिल होता है। लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो आंसर आपका ब्लीजर्ड हो जाएगा। इसके बाद है आपका पैम्पोरा। पैम्पोरा पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो पैम्पोरा पवन जो है वो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में। कहाँ पर? अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में प्रवाहित होती है। कौन सी? पैम्पोरा पवन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में ये प्रवाहित होती है। और नेचर इसका कैसा होता है? तो यह एक ठंडी पवन है। किस प्रकार की पवन है? तो यह एक ठंडी पवन है। अगला है जूरन। जूरन कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो जूरन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में होता है। इसका प्रवाह स्विट्ज़रलैंड में इसका प्रवाह होता है। और यहीं पर एक पर्वत है, जूरा पर्वत। तो जूरा पर्वत और देश का नाम क्या हो जाएगा? तो स्विट्ज़रलैंड। यूरोप के क्षेत्रों में मौजूद स्विट्ज़रलैंड में जूरा पर्वत के पास में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। स्विट्ज़रलैंड से लेकर के इटली तक इसका प्रभाव दिख जाता है। और चलने वाली पवन कैसी है? ये एक ठंडी पवन है। नेक्स्ट की बात करेंगे, उसके अलावा कुछ अन्य पवनें। तो अन्य पवनों में भी आप देखेंगे, जैसे एक बर्ग होता है, बर्ग पवन। तो ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका में। इसके अलावा यामो पर्वत, एक यामो पवन है। इसका प्रभाव कहाँ पर होता है? तो ये जापान में प्रवाहित होती है। इसके अलावा हबूब कहाँ पर होता है? तो हबूब जो पवन है ये उत्तरी सूडान में प्रवाहित होती है, उत्तरी सूडान में। अब इसके अलावा अगर और देखेंगे तो कुछ अन्य पवनें भी हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं। और उसमें अगर महत्वपूर्ण पवनों की और बात करेंगे तो इसमें एक पवन होता है लेवेंटर। और ये पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है स्पेन में। इसके अलावा एक पवन है बाइस या ब्राइस भी कहा जाता है। तो इसका प्रवाह कहाँ पर मिलता है? तो ये प्रवाहित होती है फ्रांस में। इसका प्रवाह कहाँ पर दिख जाएगा? फ्रांस में। अब उसके बाद होता है एक पवन पापाग्यो। ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये होती है मैक्सिको के तटों पर। मैक्सिको के तट पर। मैक्सिको के तट पर। एक इसके बाद होता है नार्दर्न। इसका प्रवाह कहाँ होता है? तो यूएसए में इसका प्रवाह देखने को मिल जाता है। तो ये था कुछ स्थानीय पवनें जो कि आपके परीक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो आपका एग्ज़ाम टीजीटी का होगा, पीजीटी या सामान्य अध्ययन की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप डिफेंस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हर परीक्षा के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको हर पवनों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप लिखें और इसको अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो अपने आप ये तैयार हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक या फिर अगर कोई कोड नंबर होगा तो इसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगले वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।